मित्र नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकुर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल GS मंथन 88 पे। और आज जो है हम संविदा वर्ग 3 का जो इन्वायरमेंट का टॉपिक 3 है, हमारे पेड़ एवं पौधे, उसका भाग 1 देखेंगे और इसके लगभग हम 3 या 4 ही भाग करेंगे। उतने में हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ी बरसात हो रही है, थोड़ी एक्स्ट्रा आवाज़ हो सकता है कि यहाँ पे आ रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई तो कहीं भी की जा सकती है, किसी भी अवस्था किसी भी स्थिति में पढ़ाई की जा सकती है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, है ना, ज़्यादा देर नहीं करते। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक। चलिए आते टॉपिक पे। टॉपिक 3 है हमारे पेड़ एवं पौधे। हमारे पेड़ एवं पौधे, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। हमने आपको बताया था कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे ही सिर्फ अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बाकी कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। सिर्फ हरे पेड़ पौधों को छोड़कर जो प्रोटोजोआ होता है उसमें एक प्रोटोजोआ होता है युगलिना नाम का, ठीक है। वो ही एक ऐसा जंतु है, एक प्राणी है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, इसलिए युगलिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहता है। और जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? खैर छोड़िए, हरे पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी को अंग्रेजी में ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? उसको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, ठीक है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थ्रियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। किसको? थ्रियोफ्रेस्ट। शैवाल प्लस हरे पेड़ पौधे, है ना, शैवाल प्लस जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। शैवाल और हरे पेड़ पौधे जो हैं वो पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, ये पौधे के विभिन्न क्या होते हैं? भाग होते हैं। पौधे के ये मुख्य अंग होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, है ना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पादप जगत का वर्गीकरण। मतलब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? पादप यानी होता है प्लांट, यानी पेड़ पौधे, ठीक है। पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। तो सबसे पहले इसमें जो है 2 मेजर डिवीजन होते हैं। एक होता है अपुष्पोद्भिद और दूसरा होता है पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद का मतलब होता है अंग्रेजी में क्रिप्टोगेम, है ना, क्रिप्टोगेम। और पुष्पोद्भिद का मतलब होता है अक्रिप्टोगेम, ठीक। अपुष्प मतलब इसमें पुष्प नहीं आते, है ना। जैसे थैलोफाइटा, है ना, थैलोफाइटा जो होता है, पादप जगत के वर्गीकरण हमने किए तो इसमें अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। तो पुष्पोद्भिद में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक। तो जो थैलोफाइटा होता है उसमें ना तो जड़ पाई जाती है, ना तो तना, ना तो पत्ती, ना तो पुष्प, कुछ भी नहीं पाया जाता, ठीक है। थैलोफाइटा में क्या होता है? ना जड़, ना तना, ना पत्ती, कुछ भी नहीं होता। कुल मिला के हम इसको कैसे समझे कि थैले में कुछ नहीं होता। जो थैला होता है थैले में कुछ नहीं होता, थैला से थैला और थैले में कुछ नहीं होता, मतलब ना इसमें जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है। इस तरीके से आप लोग याद कर लो। थैलोफाइटा का उदाहरण है बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु, फिर कवक जिसको हम लोग फंगी या फंगस कहते हैं, ठीक है, और शैवाल जिसको अंग्रेजी में एल्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्गी। जो आपने देखा कि बरसात में जो हरी हरी काई जमती है ना, पत्थरों के ऊपर, तो वो काय का उदाहरण है? वो शैवाल का उदाहरण, वही शैवाल है, ठीक। अब कवक और शैवाल जो हैं जब ज्वाइंट रहते हैं, मतलब सहजीवी संबंध निभाते हैं, तो लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइकेन। मतलब कवक और शैवाल दोनों किसके अंतर्गत हैं? थैलोफाइटा। और जब शैवाल और कवक दोनों मिलकर साथ में सहजीवन, है ना, संबंध बिताते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? लाइकेन। और लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ब्रायोफाइटा, जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पाया जाता है जड़ में और फ्लोएम पाया जाता है तनों में। जाइलम का काम होता है कि जो जमीन के अंदर से जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, जितने भी खनिज लवण होते हैं, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जल, उसको उठा के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम का। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम पाया जाता है तनों में, वो पौधे के विभिन्न भागों तक खाद्य पदार्थों का संवहन करता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको लेकर जाता है। कुल मिला के जो है ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, ना तो जाइलम पाया जाता, ना तो फ्लोएम पाया जाता। और जब जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाएगा तो उसमें कैम्बियम भी नहीं पाया जाएगा। बताएंगे कैम्बियम क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है जाइलम फ्लोएम के अलावा बाकी सब चीजें इसमें लगभग पाई जाती है, ठीक है। पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, याद रखना।
ठीक है। पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा में क्या आता है? ब्रायोफाइटा में मांस और स्फेमैग्नम और मांस नहीं, मांस, ठीक है, ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। फिर टेरिडोफाइटा में क्या होता है? इसमें पुष्प नहीं बनते, ठीक है, और उसमें तो कहीं पुष्प नहीं बनते, ठीक है, न तो पुष्प बनते हैं और ना तो इसमें बीजों का निर्माण होता है। ना तो पुष्प बनेंगे और ना ही बीज बनेंगे टेरिडोफाइटा में, न पुष्प न बीज, टेरिडोफाइटा, न पुष्प न बीज न टेरिडोफाइटा, ऐसे याद कर लो। तो टेरिडोफाइटा में एक तो फर्न आएगा और एक आएगा साइलोटम। टेरिडोफाइटा में क्या आएगा? एक आएगा फर्न और दूसरा आएगा साइलोटम, है ना, साइलोटम, साई का लोटा, ठीक। फिर अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गया अपुष्पोद्भिद का डिवीजन। अब हम लोग देखते हैं पुष्पोद्भिद का डिवीजन। पुष्पोद्भिद का जो डिवीजन होता है उसमें आता है सबसे पहले आवृत बीजी और दूसरा आता है अनावृत बीजी। जो आवृत बीजी होता है उसको अंग्रेजी में कहा जाता है एंजियोस्पर्म और अनावृत बीजी को अंग्रेजी में कहा जाता है जिम्नोस्पर्म, है ना। आवृत बीजी मतलब जिसके बीजों के ऊपर कवर पाया जाता है, आवृत मतलब आवरण उसके ऊपर पाया जाता है, वो आवृत बीजी कहलाता है, ठीक है। आप अपने आजू बाजू देख लो किन दानों के ऊपर छिलके पाए जाते हैं, है ना, तो वो आवृत बीजी के अंतर्गत आएंगे और जिनके ऊपर छिलके नहीं पाए जाते वो अनावृत बीजी के अंतर्गत आएंगे। अब आवृत बीजी पुनः फिर दो भागों में बढ़ जाता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को अंग्रेजी में कहते हैं मोनोकोटिलिडीन। मोनो का मतलब होता है एक और द्विबीजपत्री का मतलब होता है डाइकोटिलिडीन। डाई का मतलब होता है दो। एक बीजपत्री में आएगा नारियल, सुपारी, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, है ना। इनमें सिर्फ क्या होता है? इनमें एक बीज पाए जाते हैं। मतलब जब उसको तोड़े जाते हैं तो दो बराबर अगर भागों में विभाजित नहीं हो रहा है बीज, है ना, बीज मात्र एक ही बीज है ना, तो उसको एक बीज बोलेंगे। और दो बीज का मतलब है कि उसको बराबर दो भागों में बांटे। जैसे मूंगफली को आप तोड़ते हो दो बराबर भागों में टूट जाता है, ठीक है, तो वो काय में अंतर्गत आएगा? वो द्विबीजपत्री के अंतर्गत आएगा। इसलिए दलहन, तिलहन एवं फसलें और कुछ सब्जियां जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आएगी? द्विबीजपत्री के अंतर्गत आएंगी, ठीक। अनावृत बीजी का कोई मेजर डिवीजन नहीं है, कुछ का डिवीजन ही नहीं है। चलिए फिर अपन देखते हैं इधर। अब हम लोग बात करते हैं जड़ की, ठीक है। जो जड़ होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है ना, सबसे महत्वपूर्ण अंग है एक पौधे के लिए। जड़ों के कई काम है कि जड़ मिट्टी को बांधे रखती है, जमीन के अंदर तक जाती है, पानी लाती है, और जितना भी खनिज लवण है वो सब पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है, क्योंकि उसमें जाइलम पाया जाता है, ठीक है। तो ये जड़ों के कुछ काम है वो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक। मूसला जड़, जड़ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक मूसला जड़ होती है और दूसरी होती है अपस्थानिक जड़, ठीक। मूसला जड़ कहाँ से निकलती है? मुख्य मूसला जड़ को प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब ये मुख्य जड़ होती है। मुख्य जड़ से शाखाएं निकलती हैं। मूसला जड़ में क्या होता है कि पहले ये समझो कि जो मूसला जड़ है उसका विकास कैसे होता है। यहाँ एक चित्र बना हुआ देखो, ये मूलांकुर होता है। अंकुरण देखते हो, अंकुरण के समय एक भाग नीचे की ओर निकलता है ना, ऐसा, और एक ऊपर की ओर जाता है ना। तो जो मूलांकुर है, मूलांकुर से नीचे जो है एक मुख्य जड़ निकलेगी, तो उसको हम बोलेंगे मूसला जड़। और इस मुख्य जड़ से आजू बाजू देखो बहुत सारी जड़ निकलेंगी, तो ये मुख्य जड़ होगी, है ना, ये मूसला जड़ है ये। और इसको बोलेंगे प्राथमिक जड़। जो मुख्य जड़ है जिसका निर्माण कैसे होगा? मूलांकुर से, और ये जो पूरी की पूरी है ये है मूसला जड़। और मूसला जड़ से जो दूसरी जड़ निकलेंगी उसको द्वितीयक जड़ कहा जाएगा, और इन द्वितीयक जड़ों से फिर तृतीयक जड़ निकलेंगी, है ना। इस तरीके से पूरा सिस्टम ये चलता है, ठीक है। मूलांकुर से डायरेक्ट अगर जड़ का निर्माण हो रहा है तो वो जड़ है मूसला जड़। मूसला जड़ से फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी जो है वो क्या निकलेंगी? आपकी जड़ें निकलेंगी, ठीक है। तो ये मूसला जड़ होती है। मुख्य जड़ से शाखाएं निकलती हैं, मुख्य जड़ है और इससे अलग अलग शाखाएं निकली हैं, ठीक। और अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ जो है पौधे के जब अन्य भाग से जड़ निकलना शुरू हो जाती है, जब पौधे के अन्य भाग से जड़ निकलती है तो वैसी जड़ को अपस्थानिक जड़ या फिर उसको झकड़ा जड़ भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उसको झकड़ा जड़ भी कहते हैं, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं मूसला जड़ में कई प्रकार से जो है इनका डिवीजन किया जाता है। कुछ जड़ें जो होती हैं, कुछ मूसला जड़ें कैसी होती हैं? तरकू रूपी होती। कैसी होती है? तरकू रूप। उनका आकार कैसा हो जाता है? तरकू टाइप का। तो मूली इसका उदाहरण है। तरकू रूपी मूसला जड़ कौन है? मूली है। शंकु रूपी मूसला जड़ कौन है? गाजर है। कुंभ मतलब घड़ा,
सलजम और चुकंदर जो है वो किस प्रकार की जड़ें हैं, कुंभी रूपी मूसला जड़ें। न्यूमेटोफोर, राइजोफोरा और सुंदरी जो हैं ये कैसी जड़ें हैं, न्यूमेटोफोर टाइप की ये जड़ें होती हैं। ये मूसला जड़ों का ये क्या हो गया, डिवीजन हो गया, है ना, उनके आकार के आधार पर। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अपस्थानिक या जो झकड़ा जड़ होती है इसको एडवेंटियस रूट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो है डिवीजन अलग अलग भागों पर किया जाएगा। सबसे पहले भोज्य पदार्थ के आधार पर अपस्थानिक जड़ों का वर्गीकरण। ठीक, तो एक होती है कंदिल जड़। कौन सी, कंदिल जड़ होती हैं ऐसी जड़ें जिनका आकार अनिश्चित होता है, कंदिल जड़ें कहलाती है, जिसका उदाहरण है शकरकंद। शकरकंद का कोई निश्चित आधार या कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक, फिर होती है पुलकित जड़ें। पुलकित जड़ें कैसी होती हैं, जो मांसल होती हैं, मांसल मतलब फूली हुई, और कैसी होती है, गुच्छे के रूप में होती हैं, इसका उदाहरण है डहेलिया। फिर होती है ग्रंथिल जड़ें। ग्रंथिल जड़ें होती हैं कि सिरे पर मांसल होती है, जो जड़ होती है उसके एकदम सिरे वाला भाग जो कैसा होगा, मांसल या फूला होगा। ऐसी ग्रंथिल जड़ का उदाहरण कौन है, आम हल्दी। आम हल्दी एक साथ, है ना। मणिकामय जड़ें, थोड़े थोड़े अंतराल पे, मतलब यहाँ गई यहाँ फूली, यहाँ गई यहाँ फूली, यहाँ गई यहाँ फूली, तो इस टाइप की जड़ें जो होती हैं ये मणिकामय जड़ें कहलाती हैं, जो थोड़े थोड़े अंतराल पर होती हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है अंगूर। लिख लेना यहाँ पर, इसका उदाहरण क्या है, अंगूर। फिर देखते हैं यांत्रिक सहारा देने के आधार पे, ये तो हो गया भोजन के आधार पे जो है अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण या वर्गीकरण। फिर यांत्रिक सहारा देने के आधार पर इनका रूपांतरण या वर्गीकरण, है ना। तो अपस्थानिक जड़ के अंतर्गत देखो यांत्रिक सहारा देने के आधार पे जो है स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल और आरोही जड़, है ना। स्तंभ मूल में क्या होगा कि पौधों की शाखाओं से जड़ निकलती है। ठीक है, पौधों की शाखाओं से जड़ निकलती है। मुख्य बात क्या है कि पौधों की शाखाओं से, आपने देखे होंगे बरगद, बरगद में जो शाखाओं से जड़ें निकलती हैं और वो भूमि के अंदर तक वो जाती है। इसका उदाहरण क्या है, बरगद है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बरगद को, बनियान ट्री। ठीक, फिर देखो अवस्तंभ मूल, मुख्य तने के निचले आधारी भाग से, जैसे मुख्य तना है ये अवस्तंभ मूल कैसा होगा, जैसे आपने देखे होंगे मक्का जो भुट्टा होता है, जो भुट्टे की जो जड़ें होती हैं वो, जैसे मान लो ये तना है, मान लो भुट्टे का, ये भूमि है, भूमि के अंदर तो जड़ें हैं, लेकिन मुख्य जो जड़ें कहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी। तने का जो भूमि के ऊपर जो तने का भाग है यहाँ से जड़ें निकलेंगी, तो ये अवस्तंभ मूल जड़ें कहलाती हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है कि मुख्य तने के निचले आधारी भाग से, जो भूमि के ऊपर तने का जो हिस्सा है तो वहां से जड़ें निकलकर भूमि के अंदर जाती हैं, तो वो अवस्तंभ मूल जड़ें कहलाती है, जिसमें मक्का और गन्ना की जड़ें शामिल हैं। फिर आरोही जड़ें होती हैं, ऊपर की ओर चढ़ने वाली जो जड़ें होती हैं वो आरोही जड़ें कहलाती हैं। इसका उदाहरण जो है पान और पोथोस। अब पोथोस किस टाइप का होता है हमने भी नहीं देखा, लेकिन पान प्राय आप लोगों में सभी लोगों ने देखा होगा। इसका उदाहरण है पान और पोथोस। ठीक, फिर कुछ अन्य बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। ठीक है, ये कैसे ऊतक हैं, जटिल ऊतक हैं और संवहनी ऊतक है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम कैसे हैं, ये संवहन ऊतक है, मतलब ये किसी भोज्य पदार्थ को या खनिज लवण को या जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। जाइलम जल को ले जाएगा और फ्लोएम खाद्य पदार्थों को ले जाएगा। जाइलम जड़ में पाया जाता है और फ्लोएम जो है वो तने में पाया जाता है। ठीक है, और दोनों जटिल ऊतक है, मतलब संवहन ऊतक है। और फिर जाइलम प्लस फ्लोएम के बीच कैम्बियम पाया जाता है। जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है, कैम्बियम पाया जाता है। फ्लोएम में ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में जो है ऊतकों का निर्माण या ऊतकों की वृद्धि का काम किसका होता है। प्रश्न अगर आपसे आ गया कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या पाया जाता है, तो कैम्बियम पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम में ऊतकों का निर्माण या वृद्धि कौन करता है, तो वो है आपका कैम्बियम। और कैम्बियम की एक और खासियत है कि आपने देखे होंगे जब किसी पेड़ को काटा जाता है तो उसमें कुछ रिंग दिखते हैं, वलय दिखते हैं, है ना, कुछ इस टाइप के रिंग दिखते हैं, वलय दिखते हैं, है ना। तो जो रिंग या वार्षिक वलय होते हैं उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, कैम्बियम के द्वारा ही किया जाता है। अगर हमको किसी पेड़ की आयु ज्ञात करना हो तो उसके रिंग या वार्षिक वलय को गिन गिन के हम पेड़ की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी पेड़ में 10 रिंग बने हैं मतलब वो पेड़ 10 साल का है, 10 वर्ष का वो पेड़ है। इस टाइप से हम पता लगा सकते हैं कैम्बियम के द्वारा बने वार्षिक वलय के आधार पर पेड़ की आयु ज्ञात की जा सकती है। ठीक, फिर एक मैं आपको कोड बताता हूं, जैसे
जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, है ना, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उसमें जो जड़ें पाई जाती हैं वो कैसी होंगी? मूसला जड़ें पाई जाएंगी। अधिकतर द्विबीजपत्री पौधे में मूसला जड़ पाई जाएगी, उसकी पत्ती में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाएगा और उसमें कैम्बियम पाया जाएगा। ठीक है, उसमें कैम्बियम पाया जाएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? दो मूसला जाली कैसी, दो मूसला जाली कैसी, दो से दो बीजपत्री पौधे, दो मूसला, मूसला से मतलब उसमें मूसला जड़ पाई जाती है, दो मूसला जाली, जाली से मतलब उसमें जाली का अवध सिरा विन्यास, बताऊंगा बाद में क्या है। तो ये है ना, पत्तियों में विन्यास पाया जाता है, एकांतर, समानांतर और जाली का अवध सिरा विन्यास, वो कल बताएंगे आपको, है ना। लेकिन अब इतना याद रखो, दो मूसला जाली कैसी, तो दो बीजपत्री पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है, जाली का अवध सिरा विन्यास उसकी पत्ती में पाया जाता है और कैसी मतलब कैम्बियम जो है उसमें पाया जाता है। तो दो मूसला जाली कैसी, दो मूसला जाली कैसी, याद रख लो, है ना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि परीक्षा में अगर सीधे प्रश्न पूछ लिया कि द्विबीजपत्री पौधों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता, तो आप फंस जाओगे, इसलिए याद कर लो दो मूसला जाली कैसी। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो और कमेंट करो, है ना। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन व्यूज़ देखता हूँ तो दिमाग खराब हो जाता है, आप लोग देखते ही नहीं मेरे वीडियो को, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा देखो, थोड़ी सी दया दृष्टि दिखाओ। जय श्री राम।